नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक दें, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। और आपके दस्तक देने का एक बार फिर असर हुआ। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, जहां पति से ज्यादा पानी को महिलाएं अहमियत देती हैं क्योंकि पानी की परेशानी बड़ी है, उन 62 गांव की रिपोर्ट संवाददाता कुमार अभिषेक ने दिखाई तो लखनऊ से चित्रकूट तक फोन की घंटियां बजी। महंगाई की वैक्सीन कब आएगी, यह पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस गैस से चूल्हा जलाकर करोड़ों लोग देश में दाल रोटी खाते हैं, उसका सिलेंडर 3 महीने के भीतर 225 रुपए महंगा हो चुका है। रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। अब हम साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक भी देंगे। आपके दस्तक देने का एक बार फिर असर हुआ तो भटकाने वालों पर दस्तक देता है आज तक। बेरोजगार युवाओं के हक की दस्तक आज तक उठा रहा है। आज की दस्तक बताएगी कि नागरिकों के घर की जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल में कैसे उथल पथल मची हुई है। दस्तक देकर पूछेंगे कि जिंदा आदमी वोट है और मर गया तो कूड़ा। इस दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना। क्या जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है? आज तक हर रात 10 बजे दस्तक देता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। रात के 10 बज गए। ये वक्त आज तक के दर्शकों के लिए रोहित सरदाना से मिलने का है, उस आवाज को सुनने का है जिसमें जनता के लिए संवेदना और दर्द था। इसी जगह पर बैठकर रोहित सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दस्तक में दर्शकों का स्वागत करते थे। बेरोजगारी, महंगाई, सरकारी वादा खिलाफी, जनता से होने वाला हर भेदभाव, इन सब से जुड़े मुद्दों को वो उठाते थे। लेकिन अफसोस, आज मेरे दोस्त अपने अंतिम सफर पर निकल गए। आसमान का वो चमकता सितारा बन गए हैं जिनके हाथ आखिरी वक्त में भी लोगों की मदद के लिए फोन पर चलते रहे। अगर आज उन्हें हार्ट अटैक ना आया होता तो मेरी जगह रोहित सरदाना एंकरिंग कर रहे होते, इस कुर्सी पर बैठे होते, आपके समर्थन में रोज की तरह दस्तक दे रहे होते। मुझे गर्व है रोहित पर, इस बात पर कि वो मेरे दोस्त थे, लेकिन बहुत दुख भी हो रहा है क्योंकि मेरे साथी अब कभी वापस नहीं आएंगे। अलविदा रोहित, जहां भी रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। दस्तक का आज का शो सिर्फ शो नहीं है, हम सब की तरफ से रोहित सरदाना को भावभीनी श्रद्धांजलि है। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज दस्तक में हम व्यवस्था से पूछने वाले हैं कि कोरोना की दस्तक को उसने वक्त रहते क्यों नहीं सुना, क्यों इंतजाम पर्याप्त नहीं हुए, क्यों जनता को इतनी मुश्किल में डाल दिया गया। आज की पहली दस्तक उस त्राहिमाम के खिलाफ होगी जो अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की शक्ल में दिख रहा। दूसरी दस्तक जनता को बलि का बकरा बनाने वाली सोच के खिलाफ होगी जिसमें प्रशासन को तो कुछ नहीं कहती, लेकिन जुर्माने और बंदिशों से जनता का जीना जरूर मुहाल कर दिया जाता है। देश में अब तक चुनाव में बिजली, पानी, सड़क का मुद्दा उठता रहा। अभी बिजली, पानी, सड़क से बड़ा मुद्दा ऑक्सीजन का बना हुआ। कोरोना का इंफेक्शन जब आम आदमी के फेफड़ों तक पहुंचता है तो सांस फूलने लगती है, तब अस्पताल में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कोरोना के संकट काल में ऐसी खबरें कई राज्यों से आ रही हैं जहां मरीज ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। तो क्या राज्यों और देश में जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं जा पा रही? अगर हां तो क्यों? क्या जरूरत के मुताबिक ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है? जब रोज 2 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज आने लगे हैं तो क्या भविष्य में ऑक्सीजन का यह संकट और गहरा सकता है? इन्हीं सवालों के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में ऑक्सीजन सप्लाई और आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की अनुमानित मांग से पैदा होने वाले हालात की समीक्षा की है। क्या फैसला ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हुआ है और क्या मौजूदा हालत है? इन दोनों पहलुओं तक हम दस्तक देती आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। पहले जानते हैं कि अभी ऑक्सीजन को लेकर चिंता की स्थिति आखिर क्यों बनी है। रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो गया है दस्तक का। दस्तक घर बैठे राष्ट्र के निर्माण का। एक राष्ट्र का निर्माण उसके नागरिक करते हैं और हर नागरिक की आवाज बनता है आपका चैनल आज तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और अगले 1 घंटे तक देश की बड़ी खबरें सिर्फ राजनीतिक बयानों के आधार पर नहीं, सिर्फ राजनीति के गलियारों से निकली हुई नहीं, बल्कि आम आदमी के अधिकार पर। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मामा राज में युवाओं को रोजगार के नाम पर दिया जा रहा है गोबर उठाने का काम। पढ़े फारसी और बेचे तेल। 36 साल से यह देश मना रहा है युवा दिवस और उसके बाद भी
नौकरी के नाम पर युवा को खाने को मिलती है लाठियां, और वोट के लिए विवेकानंद पर कब्जे की राजनीति किस कदर हावी है, इसकी रिपोर्ट भी आज आपको दिखाएंगे। आप सब जानते हैं आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज के ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस देश भर में मनाया जाता है। भारत में 1985 से 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। 36 साल बाद भी भारत का युवा जब रोजगार पाने के लिए भटकता दिखे, तब युवा दिवस के ही दिन देश के बेटे बेटियों के लिए दस्तक देनी जरूरी है। पढ़े फारसी और बेचे तेल, यानी योग्यता के मुकाबले निचले स्तर का काम करने के लिए मजबूर कर देना। देश के 2 राज्यों को उदाहरण बनाकर हम आज की पहली दस्तक दे रहे हैं। पहले खबर मामा जी कहे जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के राज्य मध्य प्रदेश की। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं सबसे बड़ा अपशब्द, अपमान, तिरस्कार किसी रिश्ते को जोड़कर नहीं होता, बल्कि बेरोजगारी सबसे बड़ा अपमान, अपशब्द होता है। जहां समाज आपको नाकारा समझने लगता है, पड़ोसी, परिवार के लोग आपको बेकार मानने लगते हैं, रिश्तेदार कन्नी काटने लगते हैं, ऐसे में जरूरी है दस्तक दी जाए बेरोजगारी पैदा करने वाली, नौकरियां छीनने वाली नीतियों के खिलाफ। पिछले 2 दिन से देश में सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ट्रेंड कराया गया मुद्दा बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। 2 दिन से देश भर के नौजवान मोदी जी रोजगार दो के साथ अपनी अपनी समस्याएं देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा ट्वीट रोजगार के मुद्दे पर देश के अलग अलग राज्यों के नौजवान कर चुके। ये वो नौजवान हैं जिनके पास डिग्री है, योग्यता है, लेकिन नौकरी नहीं है। आपने हमेशा सुना होगा, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन क्या कारण है कि हालत अब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार जैसी हो रही? आज इसकी एक बड़े स्तर पर जमीनी रिपोर्टिंग के साथ रिपोर्ट हमने आपके लिए तैयार की है। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, एक ऐसा शो जो सरकारी नीतियों में खामियों की वजह से परेशान जनता की आवाज बनकर दस्तक देता है। आज आपको सबसे पहले आम आदमी को काम चलाऊ सिस्टम देने वाली सरकारी सोच पर दस्तक देनी है। इस मुद्दे को कुछ ऐसे समझिए कि देश में सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई के पास अपना नियमित निदेशक 2 फरवरी के बाद से नहीं है। नियमित निदेशक की जगह सीबीआई की जिम्मेदारी पिछले 62 दिन से अंतरिम निदेशक के भरोसे चल रही है। इसी के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीबीआई प्रमुख के पद पर किसी को यूं ही अंतरिम तौर पर रखकर काम चलाने की व्यवस्था नहीं चलेगी। यानी एक ऐसी व्यवस्था जो सिर्फ काम चलाने के नाम पर चलाई जाती है, तब दस्तक देना जरूरी हो जाता है। जब पता चले कि कॉलेज में पढ़ाई करके रोजगार पाने के सपने देखते युवा हो या प्राइमरी स्कूलों में भविष्य की नींव तैयार करने वाले बच्चे, उन सभी को ऐसे ही काम चलाऊ सिस्टम के भरोसे रुलाने का काम देश के अलग अलग राज्यों में सरकारें कर रही हैं। क्योंकि कॉलेज में लेक्चरर के पद खाली पड़े और स्कूलों में शिक्षकों के। पहले आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पिछले 8 साल से कॉलेज में किसी लेक्चरर की नियुक्ति नहीं की गई। इलेक्शन कराना आता है, लेकिन रोजगार देने के लिए, सरकारी नौकरी देने के लिए सिलेक्शन करना नहीं आता। चुनाव नहीं रद्द होता, हो जाए तो फौरन चुनाव की तारीख घोषित हो जाएगी। लेकिन अलग अलग राज्यों में नौजवानों की भर्ती परीक्षाएं फौरन रद्द करके उन्हें दोबारा कब कराएंगे, तारीख नहीं आएगी। एक बेटा, एक बेटी वर्षों तक मेहनत करके एक नौकरी की परीक्षा में बैठे, इम्तिहान पास करें, नियुक्ति पत्र का इंतजार करते रहें और एक दिन 4 लाइन की सरकारी चिट्ठी आ जाए कि भर्ती प्रक्रिया रद्द की जाती है। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उस नौजवान पर। बस यही सोचते हुए आज की पहली खबर देखकर दस्तक दीजिए। इसीलिए आज की यह रिपोर्ट देखने के बाद दस्तक यह है कि जो भर्ती परीक्षा रद्द की जाती है उसे वापस कराने का शेड्यूल भी तुरंत तय होना चाहिए। सरकारी नौकरियों में विज्ञापन से नियुक्ति तक का समय तय होना चाहिए। जिनके कारण भर्ती में धांधली हुई, उन्हें भी तय वक्त में जांचकर सजा मिलनी चाहिए। भर्ती प्रक्रियाओं को लटकाने वाले अधिकारी और मंत्री पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का केस चलाया जाना चाहिए। आप अगर इस दस्तक से सहमत हैं तो अपनी राय #दस्तक के साथ ट्वीट करिए। सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, क्योंकि आपकी दस्तक असर डालती है। देश में पदों के मुकाबले बेरोजगारों की कहानी एक अनार 100 बीमार जैसी होती जा रही है। और तब क्या सरकारें नौकरी नहीं दे पाती तो नौकरी पाने को ही इतना कठिन बना देती है
कि नौजवान जूझते रहे? बेरोजगार युवाओं के हक की दस्तक आज तक उठा रहा है। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज पता चलेगा कि आप प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण का फॉर्मूला जिम्मेदारियों से बचने की एक टोपी ट्रांसफर मात्र है। जब खाली पद सिस्टम में मौजूद रहते हैं तो क्यों सरकारें अस्थायी नौकरियां देकर युवाओं की जिंदगी को दुश्वार करती हैं? और तीसरी दस्तक देकर पूछेंगे कि चयन करके बेरोजगार छोड़ देने वाली सरकारी बीमारी का इलाज कब होगा? इन तीन मुद्दों पर आज की दस्तक अब हम शुरू करते हैं। देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी व्यापार करने का अधिकार है। और तब हरियाणा में आरक्षण के निजीकरण पर मुहर लगती है। यह नाम इसलिए दिया है क्योंकि हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75% नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी। तो सवाल है, निजी क्षेत्र में भी नौकरी का पैमाना योग्यता होगा या किसी तरह का कोई आरक्षण? अगली दस्तक यह कहती है कि मौका देखकर दल बदलकर सत्ता पाने वाला चौका मारना आसान है, लेकिन रोजगार के वादे पर वोट देकर सरकार से नौकरी पा लेना बहुत मुश्किल। कल हमने आपको मध्य प्रदेश और झारखंड के सरकारी रोजगार दफ्तरों की हालत दिखाई थी। आज बारी बिहार की है, जहां चुनाव में लाखों रोजगार देने के वादों की बाहर रही, लेकिन वहां के रोजगार दफ्तर की हालत देखिएगा, जहां बेरोजगार नौकरी के लिए प्रदर्शन करते हैं और मंत्री विभाग के लिए फोटो सेशन। और रोजगार के साथ ही अब हम साफ पानी का अधिकार दिलाने की दस्तक भी देंगे। देश की अलग अलग जगहों पर गंदे पानी के भरोसे रहने वाली जनता को उसका अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। इसकी जरूरत क्यों है, एक झलक इस रिपोर्ट से जानिए। महंगाई के संक्रमण से आम आदमी को सुरक्षा देने वाले फैसलों का टीकाकरण कब शुरू होगा, जनता यह भी जानना चाहती है। नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। महंगाई की वैक्सीन कब आएगी, यह पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस गैस से चूल्हा जलाकर करोड़ों लोग देश में दाल रोटी खाते हैं, उसका सिलेंडर 3 महीने के भीतर 250 रुपए महंगा हो चुका है। महंगाई को काबू करने वाली वैक्सीन कब से लगनी शुरू होगी, इसकी दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि जिस ट्रेन से आम आदमी रोज आसपास के शहर में जाकर अपनी जिंदगी चलाने के जरूरी काम करता है, उस पैसेंजर ट्रेन में 10 रुपए का टिकट 30 रुपए का हो चुका है। महंगाई के मुद्दे पर दस्तक देकर सरकारों का विशेष ध्यान खींचने की जरूरत इसलिए है क्योंकि 2 महीने में पेट्रोल डीजल के दाम 7 रुपए से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तेल सिर्फ गाड़ी चलाने का ही नहीं, बल्कि खाने का तेल भी 30 से 40% तक महंगाई का छौंक आम आदमी के घर में लगा रहा। तो आज की दस्तक में सबसे पहले बात महंगाई से जनता को बचाने की खबर के साथ। पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ तो अब लगातार 2 दिन तेल की किस्तों वाली महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन तेल के दाम बढ़े उसके बाद घटे नहीं, यानी जितना चीरा जेब पर लगा उतने पर छोड़ दिया गया। दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, मुंबई में 100 रुपए से 3 रुपए कम। महंगाई की जब आपदा आई तो तस्करी का अवसर कैसे पैदा किया गया, पहले यह देखिए और फिर आगे बात करेंगे। चुनाव जब पास आएंगे, क्या तभी महंगाई दूर जाएगी? आपके मन में जरूर सवाल होगा कि भारत के मुकाबले नेपाल एक छोटा देश है, फिर भी वहां पेट्रोल डीजल 22 से 26 रुपए तक सस्ता क्यों है? इसकी वजह जान लीजिए। नेपाल की सीमाएं 3 तरफ से भारत को छूती हैं, जबकि उत्तरी सीमा चीन से लगी है। नेपाल को भारत का इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही तेल रिफाइन करके भेजता है। सामरिक कूटनीतिक नजरिए से जिम्मेदारी के साथ भारत नेपाल को तेल देता है, लेकिन भारत और नेपाल में तेल के दामों में भारी अंतर की वजह है तेल पर लगने वाला टैक्स। और आज की पहली दस्तक है कि काश हर दिन चुनाव होते। क्यों होते? क्योंकि चुनाव आते ही तेल की महंगाई पर ब्रेक लगा हुआ, क्योंकि चुनाव आते ही कच्चा तेल महंगा होने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ नहीं रहे। चुनाव आते ही संसद से लेकर सड़क तक राजनीतिक दल जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाने की चर्चा करने लगे। तो क्या चुनाव आते रहेंगे तभी महंगाई दूर जाएगी? और जब चुनाव दूर होगा तो महंगाई पास आएगी? कहानी कुछ यूं समझिए कि गांव के किसान गारंटी के साथ एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं, और शहर में आम इंसान गारंटी के साथ एमपीपी यानी मिनिमम प्राइस ऑफ पेट्रोल चाहता है। तो क्या आम आदमी की जेब को सरकारी खजाना भरने के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझ लिया गया? हालत यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में तो वी शेप के साथ सुधार का सपना देखा जा रहा है, लेकिन आम आदमी के किचन से लेकर देश के सामान्य नागरिक की जेब की इकोनॉमी का शेप बिगड़ रहा है। इसलिए आज की दस्तक बताएगी कि नागरिकों के घर की जीडीपी यानी गैस, डीजल, पेट्रोल में कैसे उथल पथल मची हुई है।
सिर्फ साल के पहले 36 दिन की बात कीजिए तो बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए महंगा हो गया। डीजल की कीमत 3 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर ज्यादा हो गई। पेट्रोल के दाम 3 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि कोरोना भले ही तेजी से फैल रहा हो, पर दिल्ली में 5000 से ज्यादा बेड अस्पतालों में खाली पड़े हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह भी दावा है कि राजधानी में कोरोना की जांच 24 घंटे अस्पतालों में हो रही। आज तक ने जब इन दावों की पड़ताल की तो हमें वो सच मिला जिसे देखने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी अफसोस होगा कि उन्होंने ऐसा दावा क्यों किया। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आज हम जनता और उसकी मुसीबतों से दूर उन सरकारों के खिलाफ दरवाजे दस्तक देंगे जो मानो किसी और दुनिया में रहती है। दावे बड़े बड़े करती हैं लेकिन जमीनी हकीकत उनकी पोल खोल देती है। तो आज की दस्तक व्यवस्था की उस सोच के खिलाफ होगी जो आपदा में जनता के जख्मों पर दावों का नमक रगड़ने से नहीं चूकती। दस्तक जनता के दम पर सब कुछ हासिल करने वाले उन नेताओं के खिलाफ होगी जो आम आदमी का आखिरी वक्त में भी अपमान करने से नहीं चूकते। दस्तक देकर पूछेंगे कि जिंदा आदमी वोट है और मर गया तो कूड़ा। दिल्ली में हम अरविंद केजरीवाल के दावों का परीक्षण करें उसके पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां कोरोना ने सरकार के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज तक लगातार उन सभी राज्यों में दस्तक दे रहा है जहां कोरोना से लोग बीमार पड़ रहे हैं और लापरवाही सिस्टम की जान ले रही, जहां संवेदनहीनता व्यवस्था की आम आदमी को इलाज के दरवाजे से भटका रही, जिंदा रहते ठीक से इलाज दे नहीं पा रही और मर जाने के बाद कूड़े की गाड़ी तक से शव भिजवाए जा रहे हैं। 7 घंटों की यात्रा के बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ से लेकर वाराणसी तक आ रहा हूं। कोविड-19 की उस दूसरी लहर में हर किसी की लड़ाई सांसों के साथ है। हर सांस के लिए जद्दोजहद हो रही है। राज्य कोई भी हो, अस्पताल दर अस्पताल लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऐसी किल्लत में भारतीय रेलवे द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस से एक महाअभियान शुरू किया गया है। बड़े बड़े ऑक्सीजन टैंकरों को ट्रेनों पर लादकर झारखंड के बोकारो भेजा जा रहा है, जहां से वही ट्रेनें देश के अलग अलग राज्यों को जान बचाने के लिए ऑक्सीजन मुहैया करवा रही है। लेकिन इस महामिशन के पीछे न जाने कितने नायकों की शिद्दत और लगन मेहनत शामिल हैं। पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर इंडिया टुडे आज तक की टीम सवार हुई। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा लखनऊ से बोकारो जा रही ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर सवार हुए। जब देश पर सांसों का संकट है, इस संक्रमण में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो भारतीय रेलवे एक महामिशन में जुटा है। हम इस समय एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर सवार हैं। लखनऊ से ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो जाएगी। ये ऑक्सीजन टैंक वहां से भरे जाएंगे और फिर इन्हें लखनऊ पहुंचाया जाएगा। हजारों लाखों जिंदगियां बचानी है और इसलिए रेलवे के लिए एक महाअभियान चल रहा है। आज तक इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर ऑन बोर्ड है। रास्ता कितना मुश्किल है, लोग हैं उनके सामने कितनी चुनौतियां हैं, रेलवे किस शिद्दत से इस महामिशन में जुटा है, हर तस्वीर आज तक आपको दिखाएगा। लखनऊ से झारखंड के बोकारो जा रही इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर 3 बड़े टैंकर रखे गए हैं, जिनमें बोकारो के प्लांट से ऑक्सीजन भरी जाएगी। घड़ी में 3 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस को लखनऊ से रवाना होना है। इस ट्रेन में एक कोच लगाया गया है, जिसमें रेलवे कर्मचारी, मेंटेनेंस स्टाफ, सुरक्षाकर्मी और आज तक संवाददाता सवार हैं। लखनऊ से बोकारो के लिए रवाना होने वाली इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के पहले बड़े टैंकर भरकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच चुकी है। ट्रेन से उतारकर इन टैंकरों को जल्द ही अलग अलग अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि जिंदगी से जंग कोई हारने न पाए। लखनऊ से ऑक्सीजन एक्सप्रेस बोकारो जाने के लिए तैयार है और यहाँ तब तक एक ट्रेन जो है ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस लिक्विड ऑक्सीजन लेकर के बोकारो से लखनऊ पहुंच चुकी है। आप ये समझिए कि कैसे बड़े शहरों से लेकर के लगातार ये रेलवे का महामिशन चल रहा है और कैसे जो कर्मचारी हैं दिन रात इस जद्दोजहद में, इस कोशिश में हैं कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ना रुके। घड़ी में 3 बजे और ऑक्सीजन एक्सप्रेस अपने गंतव्य बोकारो के लिए रवाना हो गई। लखनऊ, सुल्तानपुर, वाराणसी, गया होते हुए ये ऑक्सीजन एक्सप्रेस झारखंड के बोकारो जाएगी। ये पूरी यात्रा 17 घंटे की है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में सवार हैं।
जिनका सफर लखनऊ से वाराणसी तक का है। इस यात्रा में 7 घंटे लगेंगे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस एक विशेष मकसद से शुरू की गई है, इसीलिए इसे किसी भी स्टेशन पर रोका नहीं जाता। सांसों की तरह ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी चलती रहती है। भले ही दूसरी ट्रेन को रोकना पड़े, लेकिन ऑक्सीजन एक्सप्रेस को ग्रीन पैसेज ही दिया जाता है। मौसम गर्मी का है और यात्रा की थकान सबको सुला देती है। इस ट्रेन में लगे विशेष कोच के दरवाजे बंद हैं, इसलिए सुरक्षा कर्मियों को कुछ पल का आराम मिल जाता है। आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस कितना महत्वपूर्ण है। ये लाइफ लाइन होती है, इसलिए पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया और थके मांदे पुलिसकर्मी कुछ घंटे का आराम भी पा सकते हैं कम से कम। लेकिन इसके अलावा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में ट्रक ड्राइवर भी हैं, जो 3 ट्रक इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर हैं, क्योंकि उन्हें उतारना है, लोडिंग करनी है, अनलोडिंग करनी है और फिर ऑक्सीजन भरने के बाद उसे वापस ट्रक पे चढ़ाएगा। ये ट्रक ड्राइवर हैं, उनको भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तकनीकी स्टाफ, मेंटेनेंस स्टाफ, वो हर कोई यहाँ पर बैठता है, क्योंकि ये सांसों की लड़ाई है, संघर्ष सांसों का है। और जब इतना बड़ा महामिशन है तो चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं। इस ट्रेन में बहादुर सिंह जैसे 3 ट्रक ड्राइवर सवार हैं। बहादुर सिंह पशुपालन विभाग लखनऊ में कार्यरत हैं और अमूमन अपने ट्रक से नाइट्रोजन की सप्लाई करते थे। रसायन विज्ञान के मुताबिक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। बहादुर सिंह कहते हैं कि इस टैंकर को सबसे पहले ऑक्सीजन भरने के लिए तैयार किया गया और अब वो इस महा मिशन पर निकले हैं। बहादुर कहते हैं कि घर वालों को भी फिक्र होती है, लेकिन जब उन्हें पता है कि हम क्या करने वाले हैं तो वो भी सहारा देते हैं। घर वाले कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। बहादुर सिंह पेशे से ड्राइवर हैं, लेकिन उन्हें भी पता है कि देश पर कितना बड़ा खतरा है। बहादुर लोगों को बताते हैं कि वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस से जुड़ गए हैं और लोगों की वाहवाही भी लूटते हैं। हम लोग 3 दिन से ये तीसरा राउंड है, जा नहीं पा रहे कहीं। वहाँ से आते हैं तो लोगों को फ़ोन करके जब कोई पूछता है, घर वाले बात करते हैं, उनको बताते हैं, मास्क ऊपर कर लीजिए, तो उनको आप बताते हैं कि आप उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जा रहे हैं जो लाखों लोगों की ज़िंदगी बचा रही है। जी जी बताते हैं जी। तो वो लोग भी यही कहते हैं चलो आप लोग खुश मतलब देश की सेवा मतलब कर रहे हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं। ब्रिजेश सिंह जैसे गुड्स गार्ड की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, जिन्हें ये सुनिश्चित करना है कि ट्रेन बिना रोक टोक के बोकारो समय से पहुंच जाए। सरकारी कर्मचारी कई बार आलोचना झेलते हैं, लेकिन ब्रिजेश सिंह कहते हैं कि जब से रेलवे ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू किया है, तब से लोगों की धारणा भी बदलने लगी है। गुड्स गार्ड ब्रिजेश कहते हैं कि मेरे लिए ये ड्यूटी नहीं बल्कि सेवा है, क्योंकि कई लोगों की जिंदगियां अब हमसे जुड़ गई हैं। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सेवा के चलते आपको लग रहा है कि एक रेलवे को लेकर के जो छवि थी उसमें बहुत बड़ा बदलाव में काफ़ी सुधार आएगा और लोगों के मन में जो उन्होंने वो बना रखी थी, एक भावना बना रखी थी कि रेलवे की देखा नहीं जो है कुछ ऐसा काम नहीं करे, लेकिन हम लोगों ने समय समय पहले भी वाटर टैंक भेजे गए, अभी ये ऑक्सीजन के लिए भेजा जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी चीज़ में वो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। हम जिस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में जा रहे हैं, न जाने कितनी जिंदगियां बदलेंगी इससे, बचेंगी इससे, फक्र होता आपको इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक्चुअल में ये हमारा तो पहला ट्रिप है। आपको सही बताएं, हमारे मन से था कि मेरी ड्यूटी जो है एक बार ज़रूर जो है ऑक्सीजन स्पेशल में लगता है। ब्रिजेश हमें बताते हैं कि ट्रेन को सबसे पहले अनलोड किया गया, जिसके बाद ट्रेन की पोजीशन की जाती है, जिसमें टैंकर और कुछ को सही क्रम में लगाया गया। और ऐसे काम में जहां 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए उस काम को 1 घंटे में पूरा कर लिया गया। एक्चुअल में जब ये आई तो ये अनलोड हुई है। अनलोड होने के बाद जो है इसकी शंटिंग बोलते हैं हम लोग। एक्चुअल में जब ये आई थी आपकी बनारस से पहले आई है, फिर ये वापस जा रही, तो इसकी पोजीशनिंग होती, मार्शलिंग बोलते हैं कि डब्बों को तरीके से लगाना। तो इसकी मार्शलिंग की गई है। मार्शलिंग होने के बाद इसको रेडी कराया गया कम से कम समय में। तो कम से कम समय में इसको रेडी करा के उसको डिपार्चर करवाया गया है। तो मेरे ख्याल से मुश्किल से 1 घंटा लगा, और नॉर्मली इस काम को अगर वैसे किया जाता तो 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। 2.5 घंटे का काम 1 घंटे में कर दिया गया। रास्ते में हम कई बार ट्रेन जाते हैं, पैसेंजर ट्रेनों में, तो हर जगह ट्रेन कभी लाल बत्ती मिल जाती है, कभी कहीं रोक दिया जाता है, डाइवर्जन। ये इसके लिए हमारे अधिकारियों का भी कह लीजिए, उन्होंने इसको इंटरेस्ट दिखाते हुए कि पैसेज दिया है
कि जो है हमारी गाड़ी अगर चल रही है तो इसको ग्रीन सिग्नल ही देते हुए जाए, किसी भी गाड़ी के लिए इसको रोका ना जाए। ये जज्बा है सरकारी कर्मचारियों को लेकर के, अगर किसी के अंदर एक अलग छवि होती है तो शायद ये वक्त उस छवि को बदल सके, क्योंकि यहाँ जज्बा, ड्यूटी के घंटे नहीं गिने जाते, मुश्किलें, चुनौतियाँ, ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, इसलिए लगातार आदमी सांस लेता रहे। ये ट्रेन लगातार चलाई जा रही है, आपको ट्रैफिक डाइवर्जन करना है, लाल बत्ती ना मिलने पाए, कहीं कोई आपदा ना, इसलिए न जाने लखनऊ से लेकर बोकारो के बीच रेलवे के कितने अधिकारी अफसर जुटे होंगे कि ये ट्रेन सांसों की तरह लगातार चलती रहे बिना रुके और जल्दी से जल्दी सुरक्षित पहुंच जाए। कुछ देर आराम करने के बाद इस कोच में तैनात पुलिसकर्मी फिर से तत्पर हो गए। सब इंस्पेक्टर आलोक कुमार के नेतृत्व में जा रही है पुलिस की टीम। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुरक्षा का जिम्मा देखेगी। आलोक कुमार बताते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि ये ट्रेन सही सलामत सुरक्षित बोकारो ऑक्सीजन प्लांट तक पहुंच जाए। आलोक कुमार कहते हैं कि ये उनके लिए नौकरी से बढ़कर है, क्योंकि इस ट्रेन से कई जिंदगियां बचाई जाएंगी। जीवन में तो यह हिस्सा हमेशा याद रहेगा कि एक समय था कि हम लोगों की जो है भलाई के लिए या मानवता के लिए जो है हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेके गए थे और वहाँ से सकुशल लेके आए। अपने परिवार में, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार को ये बताया कि आप किस मिशन पर जा रहे हैं? हाँ, दोस्तों परिवार को बताया तो उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया काम, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आपकी जो है, जो क्या कहते हैं, जो जहाँ पे ऑक्सीजन कमी हो रखी है उस कमी को पूरी करने के लिए जो है आप वहाँ से ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं। तो हमें भी मतलब बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ भाई हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस में बोकारो ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं। सूरज ढलने लगा, चारों तरफ अंधेरा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार नहीं रुकी। इस ट्रेन में सवार कर्मचारी अपनी जरूरत का हर सामान साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि यात्रा 17 घंटे की है और खाने के पैकेट भी बनारस के पहले नहीं मिलेंगे। सुरक्षा कर्मचारियों और गुड्स गार्ड के अलावा ट्रेन में मेंटेनेंस स्टाफ की भी तैनाती की गई है। आप जानते हैं कितनी इम्पोर्टेंट ट्रेन है, किस काम के लिए भेजी जा रही है? अरे भैया बहुत इमरजेंसी है, इसीलिए हमारे पूरा स्टाफ और जो हमारे रेल अधिकारी है इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं कि आप लेके जाइए और सही सलामत गाड़ी। हर ट्रेन में मेंटेनेंस स्टाफ होता है अमूमन, या इस ट्रेन में जा रहे हैं? नहीं, हर ट्रेन में तो नहीं जाता हूँ, वैसे कहीं हम लोग गुड्स गाड़ी में हैं। गुड्स गाड़ी मतलब बोले तो मालगाड़ी में, तो हम लोग मालगाड़ी देखते हैं, कहीं कोई फंस जाते, कोई दिक्कत होती है तो हम लोग वहाँ तक जाते हैं। लेकिन इस ट्रेन का विशेष ख्याल रखा, ध्यान रखा खास कर। इसमें भाई बहुत लोगों की लाइफ का सवाल है, इसलिए आप समझते हैं कितना जरूरी है? हम क्या भाई, हमारा पूरा रेल विभाग इस चीज़ को बहुत केयर करता है। तभी हम परसों होके आए हैं और फिर रात में लौटे, 3 बजे पहुंचे। कल ड्यूटी की, आज फिर भेज दिया। दिन भर नौकरी की है, फिर भेज दिया। हमने ठीक साहब जाऊंगा, उसमें कोई संकोच नहीं है कि भाई ये जरूरतमंद चीज। लगभग 10 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन पहुंच जाती है। आज तक की यात्रा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस के साथ यहीं खत्म होती है, लेकिन इस एक्सप्रेस की यात्रा भी जारी रहेगी, क्योंकि जितनी यात्रा ये करेगी उतनी ही ज्यादा लोगों को सांसें मिलेंगी। जब पूरा देश एक महामारी से जूझ रहा हो तो कुछ लोगों की मेहनत और भारतीय रेल लोगों के लिए लाइफलाइन बन गई है। इतना बड़ा मिशन रेलवे चला रहा है इसलिए क्योंकि असाधारण परिस्थितियां हैं। इस असाधारण परिस्थिति में चुनौती बहुत बड़ी है और जब ये ऑक्सीजन लौटेंगे तो हजारों लाखों जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पर वाराणसी जंक्शन से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।